हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ यूज़ और कुछ उसके मिसयूज़, यानी कि कुछ उसके एनिमीज़ की तरह पढ़ रहे थे कि कैसे वो एक्ट करता है और कैसे फ्रेंड की तरह करता है। हम फ्रेंड की तरह पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फोए। हम कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ ह्यूमन और प्लांट में बीमारियां फैलाते हैं, पर साथ के साथ एनिमल्स के अंदर भी बीमारियां फैलाते हैं। उसका एक एग्जांपल है एंथ्रेक्स, जो कि एक ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है जो कि बैक्टीरियम से होती है। फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय वायरस। कैटल के पैर में और मुंह में का जो डिसीज़ है वो एक वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से प्लांट्स में? वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। ये कुछ प्लांट्स के नाम हैं जिनमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां कोज करते हैं। इन बीमारियों से क्या है, क्रॉप की इल्ड रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। टेबल 2.2 में हमें कुछ ऐसी ही बीमारियां दे रखी है प्लांट्स की। ये बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं हम बाय यूज सर्टेन केमिकल्स, ताकि माइक्रोब्स को ख़त्म किया जा सके। अब देखिए टेबल 2.2 प्लांट डिसीज़ है। इसमें हमारे पास सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर की जो बीमारी है वो किससे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? बैक्टीरिया से। और कैसे फैलती है? एयर के थ्रू ये फैलती है। दूसरी प्लांट डिसीज़ है हमारे पास रस्ट ऑफ व्हीट। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? फंगी से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एयर या फिर सीड। तीसरी प्लांट डिसीज़ है हमारे पास येलो वीन मोसिक ऑफ भिंडी, यानी कि ओक्रा। यानी कि जो भिंडी के दाने हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। ये वायरस की वजह से होती है। और फैलती कैसे है ये? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंसेक्ट है। तो हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करके इन बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास फूड पॉइजनिंग, यानी कि फूड का जहरीला हो जाना। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि एक बार बूझो अपने किसी फ्रेंड के घर पार्टी में गया और उसने वहाँ पे तरह तरह का खाना खाया। जब वो घर आया तो उसको बहुत वॉमिटिंग हुई और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। जब डॉक्टर ने उसको देखा तो डॉक्टर ने कहा कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है? फूड पॉइजनिंग होती है ऐसा फूड खाने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा खराब हो चुका हो, यानी कि द फूड पॉइजनिंग कुड बी कॉज्ड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं, कई बार कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जहरीले सब्सटेंस बना देते हैं। इससे फूड जहरीला हो जाता है और इसको खाने से हम बीमार हो जाते हैं और डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने को प्रिजर्व करके रखें और उसको ख़राब होने से बचाएं। तो हम अपने खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में। देखो बच्चों, हमने चैप्टर 1 में किया था कि कैसे कुछ मेथड्स थे जिससे कि हम अनाज को, यानी कि अनकुक फूड को स्टोर करके रख रहे थे, प्रिजर्व करके रख रहे थे। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या हम ऐसे ही कुक्ड फूड को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस। हमें पता है कि जो ब्रेड है जो घरों में बच जाती है, अगर हम उन्हें मोस्ट कंडीशन में रख दें, नमी वाली जगह पे रख दें, तो वो फंगस उस पर अटैक कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा खाना स्पॉइल यानी कि ख़राब कर देते हैं। ख़राब खाने में से स्मेल भी आती है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्या जो खाने का वो है हमारे पास फूड का स्पॉइलिंग है, ये केमिकल रिएक्शन है? येस, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। कुछ दिन पहले अपने घर कुछ मैंगोस लेके आई और उसने उनको कुछ दिन तक खाया नहीं। कुछ दिन के बाद वो सड़ गए और उनमें से स्मेल आने लगी। पहेली को पता था कि उसकी ग्रैंडमा भी क्या करती है, मैंगो का अचार डालती है, पर वो अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। अब वो कंफ्यूज हो गई थी कि वो क्या करे, कि मतलब जो मैंगो वो लाई थी वो ख़राब हो गए, पर अगर हम अचार डालते हैं तो वो ख़राब नहीं होता, ऐसा क्यों है? अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिससे कि हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से रोक सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है स्टूडेंट्स? तो
नाउ फर्स्ट मेथड है हमारे पास स्टूडेंट्स केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है देखिए, salts and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganism। नमक और जो तेल है उनको हम जनरली केमिकल्स की तरह यूज़ करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम रोक सके, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रिजर्वेटिव्स। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम साल्ट या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं अचार में ताकि उनके ऊपर माइक्रोब्स के अटैक को रोका जा सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये जो दो केमिकल्स के नाम बताए हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के नाम हैं। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। ये जैम और स्क्वैशेस यानी कि जो हमारे ये स्क्वैश वगैरह है, रूह अफ़ज़ा वगैरह है, इनमें भी डाले जाते हैं ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, यानी कि जो नमक है इससे हम कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। जो नमक है उसको यूज़ किया जाता है मीट यानी कि मांस और मछली को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, फॉर एजेस यानी कि लंबे समय तक। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को क्या है, ड्राई साल्ट से कवर कर दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मरिक एक्सेट्रा। नमक डाल के हम आंवला को, कच्चे आम को और इमली को भी ख़राब होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि हम चीनी से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। ये जितनी भी जैम्स हैं, जेलीज है, स्क्वैशेस है, ये शुगर से प्रिजर्व की जाती है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कॉन्टैक्ट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विथ स्पॉइल्ड फूड। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को कम कर देता है जिससे कि बैक्टीरिया जो कि फूड ख़राब करता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है। इनहिबिट का मतलब होता है बच्चों ग्रोथ का रुक जाना। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी कि तेल और सिरके से हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ख़राब होने से रोक सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। हम तेल और सिरके का यूज़ करके अचार को ख़राब होने से रोक सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट्स, फिश यानी कि मछली और मीट इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने देखा होगा कि जो आपकी मदर है वो जनरली क्या करती है, मिल्क को बॉयल करती है यूज़ करने से पहले और स्टोर करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉयल करने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। जो पेस्चराइज्ड मिल्क आता है उसको हम बिना बॉइलिंग के यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हार्मफुल माइक्रोब इसके अंदर नहीं होते। पेस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। जो दूध है उसको हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकंड के लिए और फिर उसको एकदम से चिल्ड करके बहुत ज़्यादा ठंडा करके स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। ये मेथड डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने, इसीलिए इस मेथड का नाम है पेस्चराइजेशन। ये दूध को क्या करके रखने में, स्टोर करके रखने में, प्रिजर्व करके रखने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes।
यानी कि आज के टाइम में जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं हमारे पास, काजू बादाम किशमिश है और सब्जियां हैं, उनको कैसे बेचा जाता है? उनको एयर टाइट पैकेट में स्टोर कर दिया जाता है ताकि माइक्रोब्स उनके ऊपर अटैक ना कर पाए, लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास, सेकंड टॉपिक है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम रिजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। आपने रिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में 6th और 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनियस प्लांट। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कौन से प्लांट में? लिग्यूमिनियस प्लांट, यानी कि जो पल्सीज हैं, जो दाल हैं, उनके प्लांट्स में। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट। आपको याद करना है कि जो राइजोबियम है वो कहाँ पे रहता है? रूट में। कौन से प्लांट्स के? लिग्यूमिनियस प्लांट्स यानी कि पल्स प्लांट्स के रूट में रहता है, जैसे कि बीन्स है, पीस है, मटर है, बीन्स है, इनके रूट्स में रहता है। विथ विच इट हैज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिनके साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि ये उनसे मिलके क्या करता है? अपना लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू करता है, उनसे मिलके अपना खाना बनाता है और खाता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के एक्शन से भी फिक्स होती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। पर हमें पता है कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है एटमोसफेयर में वो लगभग कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। यू मे वंडर हाउ, क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए ये रूट्स दिखाई हुई है लेग्यूमिनियस प्लांट्स की विथ रूट नोडल्स। रूट नोडल्स क्या होती है? देखो बच्चों, हमारे पास जो ये रूट्स के अलग अलग डिवाइड हुई है उनको हम बोलते हैं रूट नोडल्स। ये रूट है, जड़ है हमारे पास कौन से प्लांट की? लेग्यूमिनियस प्लांट, यानी कि जो पल्सेस वाले प्लांट्स है, बीन्स हो गए, पीस हो गए, मटर हो गए, इस तरह के प्लांट्स की रूट नोडल्स हमें दिखा रखी है। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? लास्ट टॉपिक है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर के पास लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। जो नाइट्रोजन है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबका एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? जैसे कि प्रोटीन का भी पार्ट है, क्लोरोफिल का भी पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड्स का भी और विटामिन का भी। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स इनटेक नहीं कर सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है। कुछ बैक्टीरिया है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है जो क्या करते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं कंपाउंड फॉर्म में। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from soil through their root system. एक बार जब ये नाइट्रोजन इस यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद जो प्लांट्स हैं इनको यूटिलाइज कर लेते हैं सॉइल के थ्रू और अपने रूट सिस्टम के थ्रू। नाइट्रोजन इज़ देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। उसके बाद नाइट्रोजन यूज़ की जाती है प्लांट प्रोटीन्स को बनाने के लिए और अदर कंपाउंड्स को बनाने के लिए। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब ये जो प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं उन्हें ये नाइट्रोजन मिल जाती है, ये प्रोटीन्स मिल जाते हैं और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिल जाते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again. जब ये प्लांट और एनिमल्स डाई यानी कि मर जाती हैं तो ये जो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में, जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं, जब वो मिट्टी के अंदर मिलते हैं तो मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया और फंगी है जो क्या करते हैं, इनकी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को किस में दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, जो कि प्लांट्स दोबारा अगेन यूज़ करते हैं।
Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. कुछ और बैक्टीरिया है जो कि कुछ पार्ट इनका किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में, जो कि वापस एटमॉस्फेयर में मिल जाती है. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. जिसके कारण एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग जितनी भी परसेंटेज है 78% वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है. फिगर 2.10 में आपको नाइट्रोजन साइकिल दे रखा है. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या हो रहा है, लाइटनिंग से किस में कन्वर्ट हो सकता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल. या फिर कैसे कन्वर्ट हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मिट्टी में मिला देते हैं. ये दोनों स्टेप सेम हैं. फिर ये जो कंपाउंड के नाइट्रोजन कंपाउंड्स है ये अपटेक बाय प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स इनको अपटेक कर लेते हैं, या फिर जो बैक्टीरिया है इन कंपाउंड को किस में, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है. अगर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया तो ये वापस किस में मिल गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में. अगर प्लांट ने इनको अपटेक कर लिया तो प्लांट को कौन खाएंगे, एनिमल खाएंगे, और एनिमल से फिर वो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट. उनके एक्सक्रीशन से या फिर उनकी डेथ के बाद फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, वो नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाएगा और फिर से वो साइकिल चलता रहेगा. तो ये हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है. तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. मैं कल आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर देख के लिखने हैं और याद करने हैं. इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अदरवाइज़ इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो लर्न करनी है, इसके कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. क्वेश्चन आंसर में एक्सरसाइज आप कर लेना. बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू.